नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ प्रियंका चावला। रुक करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की ओर और हल्द्वानी से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण पर आज फैसला आने की संभावना है। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। अराजक तत्वों पर पैनी नजर, ड्रोन सर्विलांस और पीएसी आरपीएफ तैनात। पीएसी की 3 कंपनियां मौके पर तैनात। रेलवे पुलिस ने किया पैदल गश्त। सोशल मीडिया पर पुलिस की पैनी नजर। उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जहां इस सुनवाई को लेकर जांच सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि माहौल तनावपूर्ण न बने। अराजक तत्वों पर पैनी नजर यहां पर बनी हुई है। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाएगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। अराजक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। बता दें कि ड्रोन सर्विलांस और पीएसी आरपीएफ तैनात कर दिए गए हैं। पीएसी की 3 कंपनियां मौके पर तैनात हैं। रेलवे पुलिस ने पैदल गश्त किया है। सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जा रही है ताकि असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश यहां पर ना करें। हालांकि आपको बता दें, यह मामला पिछले काफी समय से तूल पकड़ रहा है। वहीं अब बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट आज अतिक्रमण पर फैसला भी सुनाएगा। ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया है और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज जो रेलवे अतिक्रमण का मामला है उस पे सुप्रीम कोर्ट आज फैसला सुनाने वाला है, क्या कुछ तमाम जानकारी? चलिए रिपोर्टर की तरफ वापस रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अराजक तत्वों पर पैनी नजर रखी जा रही है। एसएसपी की तरफ से तमाम जानकारी साझा की गई है। ड्रोन सर्विलांस टीमें मौके पर मौजूद हैं। पीएसी की 3 कंपनियां मौके पर मौजूद हैं और बनभूलपुरा में रेलवे अतिक्रमण पर आज फैसला आने की संभावनाएं हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आज इस मामले को लेकर फैसला सुनाएगा। संवेदनशील पूरे एरिया को देखते हुए पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। रेलवे पुलिस भी फ्लैग मार्च कर रही है। गश्त बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। चले वहीं इसी खबर पर एक बार फिर से ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज सुप्रीम कोर्ट में रेलवे अतिक्रमण मामले पर फैसला आने की संभावना है, क्या कुछ तमाम जानकारी? जी, मैं आपको बता दूं कि हल्द्वानी के बनभूलपुरा ये एरिया पड़ता है, जहां पर 4365 मकान बने हुए हैं। ये रेलवे बोर्ड की जमीन है। इस जमीन को लेकर ही सारा विवाद है। आपको बताएं कि ये लोग 40 से 50 सालों से यहाँ रह रहे हैं। इनका ये कहना था कि ये जो जमीन है इससे उनको ना बेदखल किया जाए, बेघर ना किया जाए, लेकिन इस मांग को नहीं माना गया। उसके बाद जब रेलवे बोर्ड के अधिकारी जमीन खाली कराने पहुंचे थे तो वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो गई थी, काफी बवाल हुआ था, जिसके बाद हाईकोर्ट से हार गए। हाईकोर्ट से हारने के बाद इन लोगों ने, जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से आज अहम सुनवाई होनी है। इस सुनवाई के मद्देनजर चूंकि ये काफी संवेदनशील एरिया है, यहाँ पर आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रहती है। पुलिस प्रशासन इसी सुप्रीम कोर्ट के आज आने वाले निर्णय को लेकर काफी ज्यादा सतर्क है। पूरे जोन को बिल्कुल वहां पर परिंदा भी पर ना मार सके, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा लगातार वहां पर ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस का भारी बल पूरे इलाके में फ्लैग मार्च निकाल रहा है और उनका लोगों से यही कहना है कि कोर्ट का जो भी निर्णय हो उस पर शांति से सब लोग स्वीकार करें। कोई भी व्यक्ति अगर उपद्रव करता है तो उत्तराखंड पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। आपको बता दें कि जो भी उपद्रवी लोग हैं उनको चिन्हीकरण करने के साथ साथ प्रभावी कार्रवाई पहले भी की जा चुकी है उनके खिलाफ। और वहां पर पुलिस ने सतर्कता बढ़ा दी है। बाहर से आने वाले लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है पूरे बनभूल एरिया के अंदर। और आपको बताएं कि जो लोग वहां स्थानीय निवासी भी हैं, अगर वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं तो उनसे भी पुलिस चेकिंग कर रही है और उनसे भी उनकी आइडेंटिटी कार्ड मांगा जा रहा है, उनसे पहचान पत्र देखा जा रहा है, ताकि किसी भी तरीके का कोई उपद्रव ना होने पाए। आज आने वाला निर्णय काफी अहम है क्योंकि ये रेलवे बोर्ड की जमीन है और इस जमीन को लेकर हाईकोर्ट से हारने के बाद यहाँ के स्थानीय लोग सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था उन्होंने, और आज इसका निर्णय आना है। चूंकि यहाँ पर काफी संवेदनशील है। सवाल उठता है कि लोगों को कहां शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि 40 से 50 सालों से वो लोग यहां पर रह रहे हैं। क्यों इसको लेकर पहले पिटीशन दायर नहीं किया गया? हाईकोर्ट में हार के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर सुनवाई होगी, लेकिन ये रूल्स में भी, ये कोर्ट के ऑर्डर्स में भी शामिल होता है कि अगर
22 सालों से ज्यादा कोई व्यक्ति एक जगह पर रहता है तो उसको उस घर से कोई नहीं निकाल सकता, क्योंकि रेलवे की जमीन है, ऐसे में अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। क्या व्यवस्था इन लोगों के रहने की सरकार द्वारा या कोर्ट द्वारा की जा रही है? ये लोग कहां जाएंगे? जी, कि जो इनका स्थान है जहां पर ये 40 से 50 सालों से रहते चले आ रहे हैं, अगर यहाँ कल कहाँ बसाएगी, क्या पुनर्वास योजना लेके आएगी? तो इन तमाम बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट का आज निर्णय आना है जी। और जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट सारे पक्षों को देखने के बाद ही अपना निर्णय सुनाएगा। तो अब निर्णय आने के बाद ही तय होगा प्रियंका की क्या सूरत हाल बनती है। बहरहाल पुलिस प्रशासन का सारा फोकस इसी बात पर है कि किसी तरीके का कोई उपद्रव ना हो और कोई बवाल ना हो, जिसको लेकर एहतियातन जितने कदम उठाए जा सकते हैं प्रियंका पुलिस प्रशासन ने उठा लिए हैं। लगातार इलाके में गश्त की जा रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, बाहरी आने वाले लोगों पर रोक लगा दी गई है, स्थानीय लोगों से भी बातचीत की जा रही है। तो पूरी एक्सरसाइज जो है प्रशासन की, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन की, वो लगातार जारी है और कवायद की जा रही है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आए उसको लोग सहज स्वीकार करें, किसी तरीके का पैनिक ना खड़ा होने पाए, सोशल मीडिया पर भी अफवाहों का बाजार ना गर्म हो। इसको लेकर भी जो सर्विलांस सेल है सोशल मीडिया पर जो निगरानी करने वाली, वो भी सक्रिय है प्रियंका यहाँ पर। बिल्कुल रजनीश, जरूरी भी हो जाता है सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखना, क्योंकि आज सामाजिक तत्व ऐसे ही मामलों को लेकर उपद्रव फैलाने की कोशिश करते हैं जिससे स्थिति तनावपूर्ण हो जाती है। आज सभी की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, देखने वाली बात होगी क्या फैसला सुनाया जाएगा। रजनीश, आप बने रहे हमारे साथ, तमाम खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। देहरादून में धामी मंत्रिमंडल की आज कैबिनेट बैठक, सचिवालय में सुबह 11:45 पर होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मोहर, अधिवक्ताओं से जुड़ी मांगों पर फैसला संभव। आंदोलनरत कर्मचारियों को मिल सकती है राहत, केंद्र की तरफ से मिले बजट पर भी चर्चा होने की संभावनाएं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, धामी कैबिनेट की बैठक का आज होने वाली है और कई अहम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लग सकती है। अधिवक्ताओं से जुड़ी मांगों पर भी फैसला आने की जो संभावनाएं हैं वो यहाँ जताई जा रही है। बता दें कि आंदोलनरत कर्मचारियों को भी इस बैठक में राहत मिल सकती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी, जिन पर सहमति भी बन सकती है, जिन पर मोहर लग सकती है। धामी मंत्रिमंडल की आज कैबिनेट बैठक होने जा रही है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। 11:45 से बैठक की शुरुआत होगी और तमाम प्रस्तावों पर इस दौरान मोहर लगेगी, तमाम मुद्दों पर इस दौरान चर्चा होगी। इसमें अधिवक्ताओं से जुड़ी मांगों पर फैसला आने की संभावनाएं भी हैं। आंदोलनरत कर्मचारियों को राहत मिल सकती है। ये तमाम जो मुद्दे हैं इन पर चर्चा हो सकती है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजनीश, आज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, धामी कैबिनेट की बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है, कई फैसलों पर मोहर भी लग सकती है। क्या कुछ तमाम जानकारी, किन मुद्दों को लेकर इस बैठक में बातचीत होगी और किन जो प्रस्ताव हैं उन पर मोहर लगने की संभावनाएं हैं? देखिए प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में 11:45 पर कैबिनेट बैठक प्रस्तावित है। इस कैबिनेट बैठक में आज काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि वकीलों ने काफी बवाल किया था। वो अपने चैम्बर्स निर्माण को लेकर सरकार से गुहार लगा रहे थे कि ऐसा बजट निर्धारित किया जाए कि उनके जो चैम्बर्स निर्माण होने हैं वो हो सके। तो आज ये पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि वकीलों का रोष शांत करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया जा सकता है। इसके अलावा जो केंद्र से मिला बजट है राज्य को, उस पर भी चर्चा कैबिनेट में प्रस्तावित है कि ये चर्चा भी हो सकती है कि कैसे कैसे उसके क्रियान्वयन करना है और निश्चित करना है कि जल्द से जल्द लोग उससे लाभान्वित हों जो केंद्र से मिलने वाला बजट है। आपको बताएं, इसके अलावा जो आंदोलन को लेकर भी रणनीति बन सकती है। सचिवालय में चर्चा होगी आज कैबिनेट में, कोई प्रस्ताव आ सकता है कि इन कर्मचारियों के हित को लेकर, चाहे वो पीआरडी जवान हो या अन्य उपनल कर्मी हो, इनको लेकर सरकार क्या बेहतरी का फैसला ले जिससे इनका आंदोलन समाप्त हो और ये लोग आंदोलन ना करें। चूंकि एक और सरकार ने उसमा लगाया था कि 6 माह तक कोई भी राज्य कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा पाएगा, जिसके बाद विरोध होने लगा था कि दमनकारी नीति का आरोप लगा रहा था विपक्ष की सरकार ने ऐसा फैसला लिया है। तो सरकार की जो आज होने वाली कैबिनेट है उत्तराखंड की, वो काफी महत्वपूर्ण है। एक और जहां वकीलों की जो लंबे समय से मांग चल रही थी उस पर निर्णय आ सकता है और आपको बताएं कि जो केंद्र से मिलने वाला बजट है उस पर भी चर्चा हो सकती है कि किस तरीके से आगे इसका क्रियान्वयन होना है। प्रियंका, बिल्कुल रजनीश, क्योंकि अब आपदा की स्थिति भी हमने देखी थी और जो बजट केंद्र सरकार से मिलेगा ये भी उसको लेकर जानकारी आ रही है कि अभी पूरी तरह से उसका आवंटन नहीं किया गया है, सरकार तक अभी वो नहीं पहुंचा है
और तो ऐसे में जो आपदाग्रस्त क्षेत्र हैं उनको लेकर भी इस दौरान क्या बातचीत होने की संभावना है, क्योंकि जब जब कैबिनेट की बैठक होती है उत्तराखंड के विकास से जुड़े, लोगों के विकास से जुड़े तमाम ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिन पर मोहर लग जाती है। जाहिर सी बात है प्रियंका, उत्तराखंड की जो सरकार जब जब कैबिनेट बैठक करती है तो पहला प्राथमिकता यही रहती है कि राज्य के जो जनता है उसकी भलाई के लिए और क्या बेहतर ढंग से निर्णय लिए जा सकें, चाहे वो आर्थिक हो चाहे वो सामाजिक हो, उन तमाम मुद्दों पे चर्चा होती है। और जाहिर सी बात है पूरा कैबिनेट आज फिर टेबल पे बैठेगा और बैठने के बाद जो इस समय के ज्वलंत मुद्दे हैं, चाहे वो वकीलों की मांग हो, चाहे वो पीआरडी जवानों की मांग हो, चाहे उपनल कर्मी हो, चाहे केंद्र से बजट की बात हो कि उस पर चर्चा होनी हो, तो कई अहम प्रस्ताव हैं जिन पे चर्चा होगी। और चर्चा के बाद देखना दिलचस्प होगा कि किन प्रस्ताव पर धामी सरकार आज अपनी मोहर लगाती है। बिल्कुल, बड़ी कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, बड़े फैसले लिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए रजनीश आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में धामी सरकार की बड़ी सौगात, मेडिकल कॉलेज संविदा फैकल्टी को तोहफा। एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 42,000 बढ़ाकर अब 1,65,000 रुपए दिया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, देहरादून में धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी है। मेडिकल कॉलेज संविदा फैकल्टी को ये बड़ा तोहफा धामी सरकार की तरफ से मिला है। एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 42,000 से बढ़ाकर अब 1,65,000 रुपए कर दिया गया है। यानी अब सभी एसोसिएट प्रोफेसर्स को 42,000 की जगह 1,65,000 के अंदर उनका जो अमाउंट है वो मिल सकता है। ये बड़ा फैसला धामी सरकार ने लिया है सभी एसोसिएट प्रोफेसर्स के लिए। एसोसिएट प्रोफेसरों का वेतन 42,000 बढ़ा दिया गया है। अब 1,65,000 रुपए सभी को वेतन मिलेगा। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। देहरादून में धामी सरकार ने ये बड़ी सौगात दी है और अब 1,65,000 रुपए का वेतन मिलेगा। मेडिकल कॉलेज संविदा फैकल्टी को ये बड़ा तोहफा मिला है। एसोसिएट प्रोफेसर का वेतन 42,000 रुपए बढ़ा दिया गया है। अब 1,65,000 रुपए वेतन मिलेगा। उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क विकास को बड़ी मंजूरी। 184 ग्रामीण सड़कों के लिए 1700 करोड़ की स्वीकृति। इन सड़कों की कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। पहाड़ी इलाकों में आवागमन होगा आसान। केंद्रीय कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी मंजूरी। कृषि और पर्यटन को मिलेगी नई रफ्तार। ग्रामीण अर्थव्यवस्था होगी मजबूत। गांवों को मुख्य बाजारों से बेहतर सड़क संपर्क मिलेगा। दरअसल देहरादून में उत्तराखंड सरकार ने ग्रामीण सड़क विकास को बड़ी मंजूरी दी है। जी हाँ, 184 सड़कों के लिए 1700 करोड़ रुपए स्वीकृत कर दिए गए हैं। इनकी कुल लंबाई 1228 किलोमीटर होगी। केंद्रीय कृषि और ग्राम्य विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने परियोजनाओं की मंजूरी दी। इससे पहाड़ी इलाकों में आवागमन आसान होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और कृषि तथा पर्यटन को गति मिलेगी। निर्माण कार्यों 2 साल में पूरा होने की योजना है। इससे गांवों को बेहतर बाजारों से संपर्क मिल पाएगा। देहरादून में 31 दिसंबर से पहले हर बूथ पर तैनात होगा बीजेपी का बीएलए। 70 विधानसभा के बीएलए 1 की बैठक में तैयारियां की समीक्षा। 11,733 बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट तैनात करेगी बीजेपी। राजनीतिक दलों को सभी पोलिंग बूथ पर तैनात करने हैं बीएलए। प्रदेश में अभी तक कुल 144 बीएलए नियुक्त, जिसमें बीजेपी के 70 हैं शामिल। 31 दिसंबर से पहले हर बूथ पर बीजेपी का बीएलए 70 विधानसभाओं में तैनात होगा। वर्चुअल बैठक में इसकी तैयारियों की समीक्षा की गई है। 11,733 बूथों पर अपने बूथ लेवल एजेंट भारतीय जनता पार्टी तैनात करेगी और राजनीतिक दलों को सभी पोलिंग बूथ पर अपने बीएलए तैनात करने को कहा गया है। प्रदेश में अभी तक कुल 144 बीएलए तैनात हुए हैं। इसमें भाजपा के 70 शामिल हैं। और देहरादून में अगले साल से ऑनलाइन बनेंगे राशन कार्ड। खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री की बैठक। रेखा आर्या की विभागीय अधिकारियों संग बैठक में इसके दिशा निर्देश दिए गए। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता होगी।
दरअसल उत्तराखंड में राशन कार्ड बनवाने की आवेदन प्रक्रिया अगले साल से ऑनलाइन हो जाएगी। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने विभागीय अधिकारियों की बैठक की और इस निर्देश को जारी किया। राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके साथ ही राशन विक्रेताओं के भुगतान और बिलिंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन की जाएगी। सरकार धान खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अधिकारियों संग बैठक में इसका ऐलान किया गया है और पारदर्शिता लाने के लिए यह बड़ा ऐलान रेखा आर्या की तरफ से किया गया है। आपको बता दें, इस बैठक में ये निर्णय लिया गया और अब पारदर्शिता लाने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार धान खरीद के लक्ष्य को भी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आ रही है। अब राशन कार्ड की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। आज खाद्य विभाग की समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में खासकर हमारे जो राशन डीलर हैं उनके कुछ प्रमुख विषय रहे हैं, जिसको लेकर राशन डीलरों के संगठनों के पदाधिकारियों के साथ और विभाग के अधिकारियों के साथ और जनपदों के डीएसओ को वर्चुअली कनेक्ट करते हुए एक बैठक की गई, जिसमें हमारे राशन डीलरों के चाहे वो लाभांश का विषय हो अथवा परिवहन का विषय हो, जिसमें जितने देय थे उसको लेकर चर्चा हुई है। और चर्चा करते हुए मई माह तक का लाभांश जो है वो अब तक में सभी जनपदों में दिया जा चुका है और शेष लाभांश जो है वो 3 महीने का अगस्त माह तक का भी लाभांश दिए जाने का निर्देश दे दिया गया है कि 2-3 दिनों के अंतर्गत में जो है उसकी भी भुगतान प्रक्रिया तेज करी जाएगी। उत्तराखंड में बीजेपी ने एक बार फिर विधानसभा चुनावों में हैट्रिक जीत की तैयारी तेज कर दी है। पार्टी संगठन और सरकार जल्द ही संयुक्त रूप से बड़ा समीक्षा अभियान शुरू करने जा रहे हैं। इसमें सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का फायदा बूथ स्तर तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी गहन पड़ताल की जाएगी। अब तक की योजनाओं का स्टेटस चेक होगा और जहां भी कमी दिखेगी वहां तेज गति से सुधार किए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक विनोद चमोली के अनुसार पार्टी और सरकार पूरी तरह चुनावी मोड में है। उनका कहना है कि बीजेपी हर समय चुनावी मोड में काम करती है, लेकिन अगर कहीं कमी नजर आती है तो उस पर गंभीरता से विचार कर रणनीति तैयार की जाती है। पार्टी का लक्ष्य है कि उत्तराखंड में लगातार तीसरी बार सरकार बनाएं और इसी दिशा में संगठन और सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। बीजेपी की हैट्रिक मिशन की तैयारी तेज, संगठन सरकार की संयुक्त समीक्षा शुरू हो चुकी है। स्वाभाविक बात, अब चुनावी वर्ष चल रहा है, क्योंकि फरवरी में चुनाव हो जाने हैं तो 27 को हम गिन नहीं सकते, तो 26 से चुनावी वर्ष चल रहा है। तो जो सरकार की योजनाएं जिलों तक जा रही की समीक्षा होना, संगठन और सरकार का तालमेल होना, कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं एक उत्साह का सृजन होना, कार्यकर्ताओं के अभी तक के कामकाज की समीक्षा होना, क्योंकि मेरा एक संगठन ऐसा है जो प्रतिदिन चुनाव लड़ता है। हमारा ग्रास रूटेड संगठन है, हमारे अपने एक नेटवर्क है, इसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक बार उसको भी चाक चौबंद करना, उसकी समीक्षा करना, कहीं कोई कमी पेशी है तो उसको दूर करना, और पूरी पार्टी और सरकार दोनों मिलकर चुनाव में लगे और इस बार हम उत्तराखंड के अंदर भाजपा की सरकार की हैट्रिक बना पाए, ये मूल उद्देश्य। इस उद्देश्य से हम लोग आगे निकलेंगे और काम। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर नगर में प्रस्तावित रोडवेज बस स्टेशन को लेकर तीसरी बार राजनीति गर्मा गई। बीएसबी इंटर कॉलेज और विवेकानंद कॉन्वेंट स्कूल के प्रबंधन को बस स्टेशन को अन्य जगह स्थापित करने की मांग करते हुए जिला अधिकारी को प्रस्ताव भेजा। वहीं स्थानीय जनता, भाजपा कार्यकर्ता और जसपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग इसे क्षेत्र के लिए बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं, परियोजनाओं का स्वागत कर रहे हैं। उत्तराखंड आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रोहेला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों से ये परियोजना 35 साल बाद प्रस्तावित हुई। भाजपा और किसान यूनियन के नेताओं ने बस स्टेशन के निर्माण में किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं डालने की अपील की। प्रस्तावित बस स्टेशन जसपुर काशीपुर मार्ग गागुवाला बस्ती में बीएसबी इंटर कॉलेज के पीछे बनाया जाएगा और जनता इस पर खुशी व्यक्त कर रही है। पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लगातार अपने विकास कार्यों को लेकर जब उनके पास जाते हैं तो उनका मूल मंत्र है कि हम समस्या समाधान और सरलीकरण की ओर आगे बढ़ें। उसी में ही जसपुर के रोडवेज बस अड्डे को लेकर हमारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, स्वयं मेरे द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया गया था, जिसके निमित्त हमने स्थलीय निरीक्षण भी किया
और उसमें अपने आपदा के उपाध्यक्ष आदरणीय विनय रोहिला जी द्वारा भी पत्राचार किया गया और उसमें फिर माननीय डीएम साहब की तरफ से यहाँ से प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया है। निश्चित तौर पर हमारी प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत जल्द यहाँ रोडवेज बस स्टेशन की जो समस्या है उसका समाधान होने जा रहा है। केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद होने के बाद जहां तीर्थयात्रियों का आवागमन पूरी तरह थम गया है, वहीं हिमालय की शांत और बर्फीली वादियों के बीच धाम में पुनर्निर्माण कार्य तेजी से जारी है। पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत केदारनाथ पुनर्निर्माण के द्वितीय चरण में ट्रैक रूट, विभागीय आवास, HTTP, मंदाकिनी सरस्वती संगम का सौंदर्यीकरण, मंदिर के पीछे शिव उद्यान पार्क और शौचालय निर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों पर जोर दिया जा रहा है। यहाँ 50 से ज्यादा मजदूर ठंड और कठिन परिस्थितियों के बावजूद कार्य में जुटे हैं। जिला अधिकारी प्रतीक जैन का कहना है कि बर्फबारी शुरू होने से पहले अधिक से अधिक कार्यों को पूरा करने का लक्ष्य है। दिसंबर माह में भी पुनर्निर्माण गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। लंबे समय से मानदेय वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर आंदोलन कर रही आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को जल्द बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने संकेत दिए कि धामी सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां विभाग की सभी योजनाओं को धरातल पर पहुंचने वाली सशक्त महिलाएं हैं। इनके मानदेय में सरकार पहले ही 1500 रुपए की बढ़ोतरी कर चुकी है। अब उनकी अन्य मांगों के अनुरूप मानदेय वृद्धि पर भी सरकार बेहद सकारात्मक है और किसी भी समय उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। सदैव से विभाग की सभी कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने वाली वो सशक्त महिलाएं हैं। सरकार की उनके प्रति हमेशा दृष्टि संवेदनशीलता के साथ में रही और मैं कह सकती हूँ कि धामी जी के नेतृत्व में ये संभव हुआ है कि उनका मानदेय सम्मानजनक मानदेय के स्तर पर पहुंचा। 1500 रुपए प्रति माह उनके मानदेय में बढ़ोतरी करने का काम धामी जी की सरकार ने किया। उनकी मांगों में आने वाले समय के दृष्टिगत ये रही है कि मानदेय में और बढ़ोतरी हो। मैं समझती हूँ कि धामी जी की सरकार हो, स्वयं मैं सरकार का अंग होते हुए मैं उन्हें विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि आज भी हमारा रुख जो है बहुत सकारात्मक। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है, इस तरीके के संकेत विभागीय मंत्री रेखा आर्या ने दिए हैं। रेखा आर्या ने सीधे तौर पर कहा है कि सरकार की जो तमाम योजना है उसको धरातल पर पहुंचाने को, आम जनमानस तक पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है। उसके साथ ही तमाम जो छोटे बच्चे हैं उनकी चाहे देखभाल हो और उनको तमाम जो है पोषण तत्व पहुंचाने में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अहम भूमिका रहती है, जिसके चलते विगत कुछ दिनों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके मानदेय में 1500 रुपये की बढ़ोतरी की थी। लेकिन अब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियाँ हैं वो एक बार इस मानदेय में और बढ़ोतरी चाह रही हैं, जिसके लिए कि धरना प्रदर्शन भी कर रही हैं। और विगत दिनों में देखा भी गया कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती अपनी जो है इन मांगों को लेकर सड़कों पर भी उतरी है। लेकिन अब विभागीय जो मंत्री हैं उन्होंने साफ संदेश दिए हैं कि जिस तरीके की मेहनत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की रहती है उसके चलते हमें उम्मीद है कि जल्द जो है उनका जो मानदेय उसमें और बढ़ोतरी हो सकेगी। और जो बढ़ोतरी पहले की गई थी उसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद भी ज्ञापित किया है। अपने सहयोगी प्रभात मिश्रा के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। और चले वहीं फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें प्राइम न्यूज़। नमस्कार।